आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबके जीवन को छू कर निकलता है। बिल्कुल। आज का हमारा पूरा फोकस भारतीय न्याय व्यवस्था पर है, यानी जो हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, और उस एक शब्द पर जो किसी भी आम इंसान को डरा सकता है। तारीख। एग्जैक्टली, तारीख। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस डिलेड, यानी न्याय मिलने में होने वाली उस भयंकर देरी के बारे में। और आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने बहुत ही पुख्ता स्रोतों को खंगाला है। हाँ, डेटा बहुत ही सॉलिड है आज। बिल्कुल। इनमें जिसका एक बहुत ही डिटेल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, लॉ कमीशन की अहम रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के हालिया बयान है, और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। और आज का हमारा जो मिशन है वो भी बहुत स्पष्ट है। हमें बस उन सतहों को हटाकर इस बात की तह तक जाना है कि आखिर देश की अदालतों में करोड़ों करोड़ों मामले क्यों अटके पड़े हैं। ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है। हमें यह समझना है कि इस पूरी व्यवस्था के धीमेपन का एक आम इंसान की जिंदगी पर, उसकी पूरी लाइफ पर असल में क्या असर पड़ता है। सही कहा। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले इन स्रोतों से निकला एक ऐसा तथ्य सामने रखते हैं जो सच में दिमाग सुन कर देने वाला है। कौन सा वाला? दिल्ली की अदालतों वाला। ये सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली की अदालतों में इतने सारे केस पेंडिंग हैं कि अगर जज हर एक केस को निपटाने के लिए सिर्फ 5 मिनट, हाँ, सिर्फ 5 मिनट का भी समय दे, तो सारा बैकलॉग क्लियर करने में कितने साल लगेंगे? कोई 10 या 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 466 साल लग जाएंगे। 466 साल? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 466 साल तो कई पीढ़ियां हो गई। ये तो ऐसा है जैसे मुगल काल में कोई केस फाइल हुआ हो और आज उसका फैसला आ रहा हो। यही तो बात है। ये 466 साल का आंकड़ा सुनने में गणित का एक अकल्पनीय हिस्सा लग सकता है, एक बहुत बड़ा नंबर लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे असल में पीढ़ियों का इंतजार छिपा है। बिल्कुल। अनगिनत जिंदगियां हैं जो न्याय की चौखट पर अपनी उम्मीदें घिसते घिसते खत्म हो जाती हैं। मतलब जब हम न्याय में देरी की बात करते हैं तो वास्तव में हम उस व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं जहां एक इंसान का पूरा जीवन, उसके सारे सपने सिर्फ एक फैसले के इंतजार में दांव पर लग जाते हैं। और ये बात उन सच्ची कहानियों से बिल्कुल साफ हो जाती है जो हमारे स्रोतों में दर्ज हैं। मतलब जब मैंने ये कहानियां पढ़ी तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। 83 साल के जागेश्वर प्रसाद अवधिया का ही उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, वो केस तो बहुत ही... साल 1986 की बात है। उन पर मात्र 100 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। और अब पूरे 39 साल बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जागेश्वर बिल्कुल निर्दोष हैं। 39 साल, एक इंसान की आधी से ज्यादा जिंदगी। बिल्कुल। जरा इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि इन 39 सालों में उन्होंने क्या क्या खो दिया होगा। एक छोटे आरोप की वजह से उनकी पूरी जवानी अदालत के चक्कर काटते हुए बीत गई। नौकरी हाथ से चली गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई होगी, समाज में जो एक इज्जत होती है वो खत्म हो गई, और तो और स्रोतों के मुताबिक इस लंबी लड़ाई में अंत में उनकी पत्नी भी उनका साथ छोड़ गई। ये बहुत ही दुखद है। आज वो बेगुनाह तो साबित हो गए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या कोई सिस्टम उनके ये 39 साल वापस लौटा सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्याय की ये प्रतीक्षा कोई सामान्य बस स्टॉप वाला इंतजार नहीं है। ये अपने आप में एक खौफनाक सजा बन चुकी है। भारतीय न्यायपालिका के बहुत ही सम्मानित जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अपनी किताब लॉ एंड लाइफ में इस बात को बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने क्या कहा था इसमें? उन्होंने लिखा था कि समाज के सबसे छोटे और गरीब इंसान के लिए कई बार ये न्यायिक प्रक्रिया ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अदालत का फैसला तो बहुत बाद में आता है कि इंसान दोषी है या नहीं, लेकिन वो जो सालों साल कोर्ट के धक्के खाना है, वो जो न्याय की प्रतीक्षा है, वो खुद एक भयानक दंड बन जाती है। और ये जागेश्वर जी का मामला कोई इकलौता केस नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखन सरोज का जो केस स्रोतों में मेंशन है, वो तो इससे भी ज्यादा डरावना है। लखन सरोज? हाँ, उन्हें 1977 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1977। और मई 2025 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, तब तक उनकी उम्र 104 साल हो चुकी थी। 104 साल की उम्र और 43 साल जेल में। एग्जैक्टली 43 साल उन्होंने सलाखों के पीछे बिता दिए एक ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था।
एक इंसान ने अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा बुढ़ापा जेल की एक कालकोठरी में निकाल दिया। ये सोचकर ही सहरन होती है। और जब इस देरी के साथ गलत जांच यानी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन जुड़ जाती है तो स्थिति और भी विनाशकारी हो जाती है। मई 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए गए रामगिरत मुनीलाल गोंड का मामला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उन पर बहुत ही संगीन बलात्कार और हत्या का आरोप था, जिसके लिए उन्होंने 12 साल जेल में बिताए। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 6 साल तो उन्होंने फांसी की सजा के साए में गुजारे। बाप रे, हर रोज सुबह उठकर ये सोचना कि आज फांसी हो सकती है, वो भी 6 साल तक। बिल्कुल, उस मानसिक टॉर्चर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस की जांच दोषपूर्ण थी और सबूत गढ़े गए थे। मतलब सबूत प्लांट किए गए थे? हाँ, सबूत झूठे थे, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति ने मौत की सजा का पूरा मानसिक और शारीरिक टॉर्चर झेला। इसी तरह का एक और केस है जो जनवरी 2026 में सामने आया। केरल हाईकोर्ट ने सीजी बाबू नाम के शख्स को बरी किया, जो हत्या के आरोप तय 14 साल जेल काट चुके थे। 14 साल? कोर्ट ने खुद माना कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ही नहीं मिला था। जब जांच इतनी कच्ची और गलत होती है ना, तो एक निर्दोष की पूरी जिंदगी बस एक फाइल में दबकर खत्म हो जाती है। ये जो इंडिविजुअल कहानियां हैं, ये सच में दिल तोड़ देती हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों से बाहर निकलकर थोड़े बड़े आंकड़ों के चश्मे से इस पूरी स्थिति को देखते हैं, तो समस्या का जो पहाड़ नजर आता है, वो और भी ज्यादा डरावना है। सही कहा। दिसंबर के विंटर सेशन के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में जो डेटा पेश किया था, वो सिस्टम की असलियत खोल देता है। पूरे देश की अदालतों में इस समय 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़ 50 लाख, ये कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। अगर हम इसे अलग अलग करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 90,000 केस पेंडिंग है, देश की 25 हाईकोर्ट्स में 63 लाख, और जो हमारी निचली अदालतें हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहां तो 4 करोड़ 80 लाख मामले लंबित हैं। वो आंकड़ा सबसे बड़ा है। और एक और बात, राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है, जहां निचली अदालतों में ही 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मामले आखिर अदालतों में इकट्ठा हो कैसे गए? ये तो एक पूरा का पूरा पहाड़ बन गया है। इसके लिए आंकड़ों के पीछे का विज्ञान और वो गणित समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसे NJDG भी कहते हैं, उसके आंकड़ों को अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये पूरी स्थिति एक ऐसी दौड़ की तरह नजर आती है जिसमें नए मामले हमेशा पुराने मामलों को पीछे छोड़ देते हैं। मतलब एक नेवर एंडिंग ट्रेडमिल की तरह। एकदम सही। होता क्या है कि हर साल भारत की अदालतों में करीब 2 करोड़ नए मामले आते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम की क्षमता इतनी कम है कि एक साल में सिर्फ 1.5 करोड़ मामले ही निपट पाते हैं। रुको, इसका मतलब हर साल 50 लाख मामलों का जो बैकलॉग है वो बस सिस्टम में ऐड हो रहा है? जी हाँ, हर साल 50 लाख केस बिना सुलझे उस पहाड़ में जुड़ जाते हैं, और वही बैकलॉग जुड़ते जुड़ते आज 5 करोड़ के पार पहुंच गया है। और इसका सबसे बुनियादी कारण है हमारी आबादी के अनुपात में जजों की भारी कमी। भारत में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 21 जज हैं। 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज? ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर इसकी तुलना विकसित देशों से की जाए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अमेरिका में प्रति 10 लाख आबादी पर 150 जज हैं, और यूरोप में ये संख्या 220 है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है कि हमारे पास जज कम है। 1987 में ही, आज से दशकों पहले, लॉ कमीशन ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया था कि न्याय प्रणाली की विफलता का मुख्य कारण जजों की कमी है, और 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज तो होने ही चाहिए। लेकिन वो 50 का टारगेट आज तक अचीव नहीं हुआ। इसके उलट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का डेटा बताता है कि न्यायपालिका में अभी भी 5,600 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, और अकेले हाईकोर्ट्स में 33% वैकेंसी है। अब कोई भी आम इंसान ये समझ सकता है कि जब फैसला सुनाने के लिए जज ही नहीं होंगे, कुर्सियां ही खाली होंगी, तो करोड़ों केस कैसे सुलझेंगे? और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन करोड़ों पेंडिंग मामलों की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये केस हैं किसके, तो एक ऐसा तथ्य सामने आता है जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। हाँ, वो जो सरकार का हिस्सा है इसमें। बिल्कुल। ये जो 5 करोड़ 50 लाख मामले हैं ना, इनमें से 50% केस तो ऐसे हैं जिनमें खुद सरकार एक पार्टी है।
मतलब सिस्टम का आधा समय तो सिर्फ उन मामलों को सुलझाने में लगा हुआ है जहां सरकार खुद या तो किसी पर केस कर रही है या कोई सरकार पर केस कर रहा है। और इसे कानूनी भाषा में अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी या अननेसेसरी गवर्नमेंट लिटिगेशन कहा जाता है। इसे समझना बहुत आसान है। एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी रिटायर्ड सरकारी टीचर की पेंशन में 500 रुपए की कोई गड़बड़ी हो जाती है। सिर्फ 500 रुपए की गड़बड़ी? हाँ, कोई बहुत छोटा सा अमाउंट। अब सरकारी विभाग का जो क्लर्क है या अधिकारी है, वो इस छोटे से मामले को अपने स्तर पर सुलझाने के बजाय इसे लड़ते लड़ते सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है। क्यों? वो वहीं क्यों नहीं सुलझा देते? क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। अब इसमें होता क्या है, उस बुजुर्ग टीचर का समय और पैसा तो बर्बाद होता ही है, वो तो पेशी है, लेकिन साथ ही सरकार का भी लाखों रुपए वकीलों की फीस में चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का वो बेहद कीमती समय नष्ट होता है जिसमें कोई बहुत बड़ा मर्डर केस या संवैधानिक मुद्दा सुलझाया जा सकता था। ये तो सच में बहुत ही अजीब स्थिति है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इस पर एक बहुत ही सटीक बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि सरकार सिर्फ इन छोटे छोटे और अनावश्यक मामलों में लड़ना बंद कर दे और अपने विभागों में ही मामले सुलझा ले, तो हमारी न्यायपालिका का आधा बोझ रातों रात खत्म हो जाएगा। वाओ! आधा बोझ रातों रात गायब। लेकिन ये तो अदालत के अंदर और सरकार की बात हो गई। हमारे जो स्रोत हैं वो अदालत के बाहर खड़ी पुलिस की भूमिका पर भी बहुत विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि अदालत तक केस तभी पहुंचेगा जब पुलिस की जांच पूरी होगी। तो जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता ही देरी से है या उसकी फाइल ही आधी अधूरी होती है, उसमें इस पुलिसिया सिस्टम का क्या रोल है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस सवाल का जवाब मलीमत कमेटी की 2003 की रिपोर्ट और लॉ कमीशन की 249वीं रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। हमारे देश की पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी ढांचागत समस्या ये है कि यहाँ एक ही पुलिस अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। मतलब जो हवलदार या इंस्पेक्टर आज सुबह वीआईपी की सिक्योरिटी में खड़ा है या किसी दंगे को रोक रहा है, उसी को शाम को जाकर किसी मर्डर सीन से फिंगरप्रिंट्स भी उठाने। एग्जैक्टली। एक ही अधिकारी को दंगे भी रोकने हैं, वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, सड़कों पर ट्रैफिक भी संभालना है, और उसी अधिकारी को जाकर क्राइम सीन से सबूत भी जुटाने और गवाहों से पूछताछ भी करनी है। तो ऐसे में तो काम होगा ही नहीं। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की इमरजेंसी स्थिति पैदा होती है, मान लीजिए शहर में कोई वीआईपी आ गया, तो वो जांच अधिकारी अपनी मर्डर की फाइल छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है। जांच वहीं रुक जाती है और कोर्ट में जो आज की तारीख थी वो निकल जाती है। और फिर मिल जाती है एक और नई तारीख। बिल्कुल। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ नाम का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़क आदेश दिया था कि इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से पूरी तरह अलग किया जाए, यानी जांच करने वाली पुलिस अलग हो और डंडा चलाने वाली पुलिस अलग हो। लेकिन क्या वो कभी लागू हुआ? आज तक जमीनी स्तर पर संसाधनों और स्टाफ की कमी का रोना रोकर इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है, और इसका सीधा सबसे दर्दनाक नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। जैसे वो ललितपुर वाला केस? हाँ, ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला इसका जीता जागता प्रमाण है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों की ठीक से जांच ही नहीं की, बस फाइल बंद करने की जल्दी में चार्जशीट बना दी। नतीजा ये हुआ कि एक निर्दोष व्यक्ति ने बलात्कार के झूठे आरोप में 20 साल जेल में बिता दिए। 20 साल? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 30 से 40% मामलों में तो पुलिस समय पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाती। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ जज कम है, दूसरी तरफ सरकार खुद आधे मुकदमों में उलझी है और बाहर पुलिस जांच पूरी नहीं कर पा रही है। तो इस पूरी टूटी हुई व्यवस्था का हमारे समाज पर, एक आम नागरिक पर और देश की अर्थव्यवस्था पर असल में क्या असर पड़ रहा है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, अगर हम थोड़ा बिगर पिक्चर की बात करें, तो ये साफ हो जाता है कि न्याय में देरी कोई न्यूट्रल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका असर सब पर बराबर पड़ रहा है। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट क्लास बायस या वर्ग भेद छिपा हुआ है। वो कैसे? देखिए, जब कोई केस सालों साल खिंचता है तो एक अमीर व्यक्ति तो बड़े वकीलों की भारी फीस दे सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकता है, वो सिस्टम को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एक गरीब आदमी, वो कोर्ट की स्टैम्प फीस, वकीलों के रोज के खर्चे और बार बार तारीखों पर काम छोड़कर आने जाने के किराए के बोझ तले ही दबकर टूट जाता है। वो थक हार कर अंततः सिस्टम से ही बाहर हो जाता है या समझौता कर लेता है। ये तो सच में सिस्टमैटिक तरीके से गरीबों को न्याय से दूर करना हो गया। और इसका सबसे भयानक रूप आपको भारत की जेलों में देखने को मिलेगा। हमारी जेलें इस समय अपनी क्षमता से 130% ज्यादा भरी हुई हैं। मतलब जहां 100 लोग रहने चाहिए वहां 130 लोग ठूसे गए हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या है? क्या? जेल में बंद
कुल कैदियों में से 75% से अधिक कैदी अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल मतलब उन पे भी जुर्म साबित ही नहीं हुआ है? जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन पर अभी दोष साबित नहीं हुआ है, केस चल रहा है, लेकिन वे सालों से जेल की सजा काट रहे हैं क्योंकि उनके पास बेल कराने के पैसे नहीं हैं या केस की तारीखें ही नहीं आ रही हैं। 24 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही मार्मिक और सटीक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्ट डिनाइड, इट इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। यानी न्याय में देरी का मतलब सिर्फ न्याय से वंचित करना नहीं है, बल्कि यह न्याय की पूरी तरह से हत्या करने के बराबर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, जस्टिस डिस्ट्रॉयड। ठीक नुकसान भी है। पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक बार डेटा साझा किया था कि कोर्ट में होने वाली देरी और इन करोड़ों लंबित मामलों के कारण, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं, कॉर्पोरेट विवाद नहीं सुलझते, भारत को सालाना अपनी जीडीपी का 1.5 से 2% नुकसान उठाना पड़ता है। जीडीपी का 2%? भारत जैसी इकोनॉमी के लिए तो ये अरबों खरबों रुपयों का नुकसान है। ये सच में आंखें खोलने वाला आंकड़ा है। लेकिन ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत ही गहरी और अंधेरी सुरंग में हैं। क्या इस अंधकार में उम्मीद की कोई किरण भी है? क्या कोई ऐसे सुधार या समाधान भी हो रहे हैं ताकि न्याय की इस कछुआ चाल को थोड़ा तो तेज किया जा सके? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिकायतें ही हैं या सब कुछ खत्म हो चुका है। व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव भी अब तेजी से हो रहे हैं। सबसे बड़ा कदम है सरकार का ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का फेज 3। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है अदालतों को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाना। वो जो भारी भारी फाइलों के बंडल कोर्ट रूम में पड़े रहते हैं, उनसे छुटकारा। हाँ बिल्कुल, और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। अब तक 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इससे वकीलों और वादियों को दूर दूर से कोर्ट नहीं आना पड़ता। समय और संसाधन दोनों की भारी बचत हुई है। ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और सरकार की जो खुद के इतने सारे केस थे, क्या उनका कुछ हुआ? हाँ, उस मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को सरकार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को साफ साफ कहा गया है कि वो छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक अपीलों से बचें। और सबसे बड़ी बात जो इस निर्देश में है वो ये कि अब हर केस में अधिकतम 2 एडजर्नमेंट्स, यानी सिर्फ 2 बार तारीख आगे बढ़ाने की सीमा तय कर दी गई है। ओहो, मतलब अब वो वकीलों का मनमाना तारीख पे तारीख वाला सिस्टम थोड़ा कंट्रोल में आएगा। कोई भी बेवजह केस को खींच नहीं पाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही लोक अदालतों का जो विस्तार हुआ है वो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। ये जानकर हैरानी होती है कि सितंबर 2024 में जो नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी, उसमें एक ही दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। एक दिन में 1 करोड़ केस, ये तो मिरेकल जैसा है। जी, आज के समय में एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अदालतों का ट्रैफिक कम करने वाला एक शानदार एक्सप्रेसवे के रूप में देखा जा रहा है। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो ये एडीआर काम कैसे करता है? मान लीजिए जैसे 2 पड़ोसियों में गाड़ी की पार्किंग को लेकर कोई झगड़ा हो जाए। अब या तो वो पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और 10 सालों तक कोर्ट के चक्कर काटें, या फिर मोहल्ले के 4 समझदार लोगों के साथ बैठें, चाय पिएं और आपसी बातचीत से मामले को वहीं सुलझा लें। ओके, तो एडीआर यही है। एडीआर बिल्कुल यही काम करता है बड़े लेवल पर। इसमें रिटायर्ड जज या मध्यस्थ बैठते हैं और बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के मामलों को सुलझा देते हैं। ये सच में राहत की बात है कि डिजिटलीकरण और आपसी सहमति जैसे विकल्पों से धीरे धीरे ही सही पर बदलाव आ रहा है। इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो बस यही कहा जा सकता है कि अदालतें कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहां इंसाफ की ट्रेन हमेशा लेट ही आए और लोग बस प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते रहें। जब एक आम इंसान अदालत के दरवाजे पर खड़ा होता है तो वह किसी नई तारीख का इंतजार नहीं कर रहा होता है, वह एक निष्पक्ष और तुरंत मिलने वाले न्याय का इंतजार करता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय पहलू है जो मैं आज छोड़कर जाना चाहूंगा, जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। राय यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर हमारे स्रोतों में शामिल है। उसमें ये सामने आया है कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे 78% लोग भारी मानसिक तनाव, डिस्ट्रेस और डिप्रेशन के खतरनाक दौर से गुजरते हैं। 78%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, अब जरा सोचने वाली बात है, जब लाखों लोगों का इस तरह कानून से और न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट जाता है, जब उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा, तो वे न्याय पाने के लिए कानून के बाहर समाधान खोजने लगते हैं। कोई बाहुबली के पास जाता है, कोई माफिया की शरण लेता है।
ये तो एक अलग ही लेवल की समस्या है। बिल्कुल। क्या ये स्थिति जहां समाज का आम इंसान न्याय के लिए संवैधानिक रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते अपनाने लगे, किसी भी समाज के मूल ढांचे और उसके लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है? ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि न्याय में देरी सिर्फ एक व्यक्ति के 100 रुपए या पार्किंग का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर से विश्वास का टूटना है। तो अगली बार जब वो तारीख पे तारीख वाला मशहूर डायलॉग सामने आए तो इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए कि उस तारीख के पीछे किसी इंसान की, किसी परिवार की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।